भीम आर्मी जिंदाबाद। तमाम आयोजक कमेटी का शुक्रिया, आभार। अलग अलग क्षेत्रों से आए मेरे परिवार के लोग मेरा सामने बैठे हैं, आपका भी आभार। यहाँ जो सुरक्षा कर्मचारी सुरक्षा कर रहे हैं, आपका भी आभार और शुक्रिया। चंद बातें आपसे करने आया, वो बातें करने आया हूं जो भारत की राजनीति के राजनेताओं को करनी चाहिए। उन हकों की बातें बताने आया हूं जो हक हमसे 20-30 साल पहले ही आपके घर तक पहुंच जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं पहुंचे। वो महापुरुषों का आंदोलन याद कराने आया हूं, जिस आंदोलन की बदौलत आज हम सब यहाँ इकट्ठा हैं। जिस आंदोलन की बदौलत ये बहुत अच्छा मंच यहाँ लगा है। ये जो साफा मेरे सर पर बांधा गया है, ये साफा उसी आंदोलन की बदौलत है। और ये जो आज आप कुर्सियों पर बैठे हो, ये सब उसी आंदोलन की बदौलत है। उस आंदोलन को स्वागत में याद करा गया है। तथागत गौतम बुद्ध, संतों में संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि, संत कबीर, गुरु नानक देव, गुरु घासीदास, या तमाम वो संत जिन्होंने भारत की सरजमी पर पैदा होकर के भारत को एकता अखंडता का पाठ पढ़ाया, भारत में समता समानता की लड़ाई को मजबूत किया और ये बताया कि इंसान एक बराबर है। ऐसे सभी संतों को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, जय भीम करता हूँ। 21वीं सदी में जन्मे वो महामानव जिन्होंने सामंती व्यवस्था को चोट दी, जिन्होंने बार बार ये कहा कि आडंबर से इंसान नहीं चल सकता, जिन्होंने बार बार ये याद कराया कि हम कर्म प्रधान देश के लोग हैं, जिन्होंने बार बार वैज्ञानिक विधि के तहत लोगों को जागरूक किया, जिसमें छत्रपति साहू जी महाराज जिन्होंने आरक्षण देने का काम किया, महात्मा ज्योतिबा फुले जिन्होंने शिक्षा की अलग ज्योति लगाई, पेरियार नरहरि सिंह यादव, ईवी पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, महात्मा अय्यंगारी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम, इन सभी 21वीं सदी में जन्मे महानायकों के नमन वंदन करता हूं, जय भीम पेश करता हूं। अब जिस देश में महिलाओं को लगातार तिरस्कार की निगाह से देखो, जहां धार्मिक किताबें लिखी गई तो वहां भी महिलाओं का तिरस्कार लिखा गया। एक तरफ महिलाओं को देवी कहने वाले लोग उनके बलात्कार पर चुप रहते आए सदियों से, एक तरफ जहां देवदासी प्रथा को बढ़ावा देकर ईश्वर का नाम दिया गया, ऐसे संकीर्ण समय पर अपनी क्षमता का लोहा बनवा देने के देश में शिक्षा की एक अलग जगह देने वाली माता सावित्रीबाई फूले, माता फातिमा शेख, माता रामाबाई अंबेडकर, माता औदा देवी पासी, माता अहिल्याबाई होलकर और न जाने कितने नाम हैं जिन्होंने इस देश की व्यवस्था को, जो महिलाओं को विरोधी बताते थे, महिलाओं को अधिकार नहीं देते थे, उनके माथे पर चाटा मारने का काम किया, अपनी क्षमता को प्रदर्शित करने का काम किया। उन सभी माताओं को भी जय भीम नमन वंदन करता नमन वंदन करता हूं। इस राजस्थान की पावन भूमि पर, पावन भूमि को भी
जहां से ना जाने कितने गुरुओं का, संतों का जन्म हुआ है। नमन करता हूं राजस्थान की उस भूमि को भी, जहां पर अगर शहीदों के नाम आए देश के लड़ने के लिए, तो पूरे के पूरे गांव में से हर घर से एक शहीद मिलता है। ऐसी पावन भूमि को भी नमन करता हूं, वंदन करता हूं। साथियों, आज राजस्थान में हूं, कल उत्तर प्रदेश में रहूंगा, परसों शायद झारखंड या बिहार में रहूंगा। अब हमें समझना यह है कि आखिर ये पढ़ा लिखा तकबा जो मेरे सामने बैठा है, आज जब मैं आया, मैंने कोटा के पदाधिकारियों से उनकी क्वालिफिकेशन पूछी, तो एक भी पदाधिकारी पोस्ट ग्रेजुएशन से कम नहीं थे। ये लोग इस आंदोलन में क्यों हैं? ये लोग इस आंदोलन को क्यों चला रहे हैं? ये लोग क्यों अपने ऊपर मुकदमे लगा रहे हैं? ये लोग चाहे तो नौकरियां कर सकते हैं, ये लोग चाहे तो व्यापार कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये अपना घर बार छोड़ करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का काम भीमा युवा करके क्यों कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। मैं चाहता हूं मुझे यहाँ ये जो दुकान वाले हैं ये भी सुने, ये जो ठेली वाले हैं ये भी सुने, और यहाँ जो कर्मचारी हैं वो भी मुझे गौर से सुनने का काम करें। साथियों, 26 जनवरी सन 1950 से पहले इस देश में सामंती व्यवस्था का राज था, राजशाहों का राज था। राज भाई समझिए कि राजा ने कहा कि अग्रवाल साहब की दुकान आज ही बंद होगी, तो एक मिनट से पहले अग्रवाल साहब की दुकान बंद हो जाएगी। ये राजशाही राजशाहों ने कहा कि नहीं, इस जाति के लोग पानी नहीं पिएंगे, तो जाति के लोग पानी नहीं पिएंगे। ये राजशाही थी। ये राजशाही थी कि राजा के पेट का जन्मा बच्चा चाहे अपंग हो, गूंगा हो, घायल हो, वही राजा बनेगा। ये राजशाही थी। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के तक प्रयासों के बाद, बहुजन महापुरुषों के आंदोलन के बाद 26 जनवरी 1950 को इस देश को संविधान मिला। जिस देश के संविधान में एक व्यवस्था मिली, लोकतंत्र की व्यवस्था, राजा बनाने की व्यवस्था, उसी संविधान के अंदर आपको समानता का अधिकार मिला, धार्मिक समानता का, शैक्षिक समानता का, राजनीतिक समानता का, आर्थिक समानता का अधिकार उसी संविधान के अंदर 26 जनवरी 1950 को आपको मिला। संविधान लागू हुआ। लागू होने के बाद सामंती व्यवस्था के लोगों ने दिन पर दिन अपने अत्याचार किए। समय समय पर लोग खड़े होते रहे, अत्याचार कम होते रहे। लोग खड़े होते रहे, अत्याचारों का जो स्तर था वो घटा। लोग खड़े होते रहे, अपनी आवाजों को बुलंद करते रहे। लेकिन सोचकर अफसोस जब होता है कि जापान के अंदर अमेरिका हमला करता है, परमाणु बम गिराता है, जापान 5 से 7 साल के अंदर उत्तर फिर खड़ा हो जाता है। लेकिन हम 26 जनवरी 1950 के बाद से आज तक इस देश की जाति व्यवस्था को नकार कर, इस देश की सामंती व्यवस्था को नकार कर नहीं खड़े हो पाए। हम वहीं के वहीं फंसे रहे। जब हरियाणा जाता हूं, देखता हूं कि एक से एक बच्चा, गरीब बच्चा खिलाड़ी है, टॉप का कबड्डी का खिलाड़ी है, लेकिन मौका नहीं। जब राजस्थान आता हूं, कोटा के अंदर देखता हूं एक से एक बच्चा जो एजुकेशन का हब है, बहुत अच्छी शिक्षा लिए हुए है, लेकिन नौकरियां नहीं है। जब अलग अलग प्रांतों में जाता हूं, देखता हूं वहां की व्यवस्था किस प्रकार से छिन्न भिन्न, दुख होता है देखकर। आखिर क्या फायदा ऐसी जवानी का, क्या फायदा ऐसी शिक्षा का, जो वहां की जनता के काम ना आ सके, वहां की व्यवस्था के काम ना आ सके, जो वहां की व्यवस्था को ना बदल सके। बड़ा सवाल यह है कि व्यवस्था बदली कैसे जाएगी, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन, इस व्यवस्था के लिए लड़ेगा कौन, ये बड़ा सवाल है। 26 जनवरी सन 1950 को देश को संविधान तो मिला, संवैधानिक आजादी तो मिली, लेकिन राजनीति में सामंती व्यवस्था जुट के तो स्थापित रही। आज आप देखिए जाकर के कि विधायक के बेटे को अगली बार विधायक बनने का मौका मिलता है, मुख्यमंत्री के बेटे को मंत्री बनने का मौका मिलता है। अगर उनसे सवाल किया जाए कि आप काम क्या करते हो,
तो वो कहते हैं हम आपके लिए आवाज उठाते हैं। ये नगर पंचायत है ये नगर पंचायत है, ये नगर पंचायत है। अगर आप इसका भी बजट उठा कर देखोगे तो 1000 करोड़ का बजट होगा इस नगर पंचायत का, जहां मैं खड़ा हुआ। लेकिन कोई सवाल पूछने वाला नहीं। जब नगर पंचायत का चेयरमैन बनकर जाता है तो उस 1000 करोड़ के बजट को लगाया कहा जाता है, ये तो पूछने वाला नहीं है। समझिए, इस देश की मूलभूत समस्याओं पर काम करना जरूरी। भीम आर्मी बनी, बलात्कारियों के खिलाफ लड़ी, अत्याचारियों के खिलाफ लड़ी, जो घोड़े पर नहीं बैठते देते थे हत्या कर देते थे, मूछ रखने पर हत्या कर देते थे, उनके खिलाफ लड़ी। पूरे देश में शोर मच गया कि ये लोग आतंकवादी कहां से आ गए, ये लोग आतंकवादी कहां से आ गए हैं। किसी ने नक्सली का ठप्पा लगा दिया, किसी ने आतंकवादी कह दिया, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा लोग पढ़े लिखे कितने, ये लोग सोचते क्या है, ये किसी ने नहीं पूछा। जब मैं अपने सन 2015 से लेकर सन 2024 आज तक के इतिहास की ओर देखता हूं तो मुझे शहीद आजम भगत सिंह याद आता है, मुझे पंडित चंद्रशेखर आजाद याद आता है, मुझे साकुल्ला खां याद आता है कि उस समय उनकी स्थिति यही नहीं होगी कि जब वो हक की और न्याय की आवाज बुलंद कर रहे थे तो उस समय यहाँ के सामंती व्यवस्थित लोगों ने उनको आतंकवादी बताने का काम किया। तो मुझे उनकी याद है, क्योंकि वो गरीबों की, किसानों की बात करते थे। यहाँ पुलिसकर्मी भी बैठे हैं, यहाँ दुकान वाले भी हैं। देखिए, पहली मूलभूत समस्या बताता हूं कि क्या पहली मूलभूत समस्या है आपकी शिक्षा। अगर एक गरीब का बेटा, एक डीएम का बेटा, एक व्यापारी का बेटा, एक विधायक का बेटा एक स्कूल में पढ़ जाएंगे तो क्या तो जुर्म हो जाएगा। यही तो संविधान कहता है कि समानता का अधिकार है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा साहब ने समानता का अधिकार दिया, संविधान के आर्टिकल 21 के में शिक्षा का अधिकार दिया। सामंती व्यवस्थित लोगों ने आपको कॉन्वेंट स्कूलों का अधिकार दिया। कैसा कि जब एक तरफ तो प्राइमरी स्कूल होंगे या एक छोटे स्कूल होंगे प्राइवेट जिनमें 1500 फीस होगी, दूसरी तरफ होंगे कॉन्वेंट स्कूल, वो स्कूल जहां का बच्चा लाख 1.5 लाख रुपए फीस देकर के 2 लाख 5 लाख फीस देकर के पढ़ने का काम करेगा। एक तरफ हमारा बच्चा स्कूल में जाकर खिचड़ी खाने का काम करता। मैं नहीं मानता ये तो सिपाही यहाँ बैठे हैं, जो दरोगा यहाँ बैठे हैं, मैं नहीं मानता ये जो दुकान खोले यहाँ बैठे हैं, इनमें किसी में इतनी क्षमता है जो महीने के 5 लाख 10 लाख रुपए देकर के अपने बच्चे को पढ़ा सकता। समझिए कॉन्वेंट स्कूलों में क्या होता है और प्राइमरी स्कूलों में क्या होता है। कॉन्वेंट स्कूलों में जो पढ़ाते हैं वो 12वीं पास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ाते हैं, और जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं बाकायदा डिग्री लेकर आते हैं, बीएड बीटीसी, जो भी राजस्थान में शिक्षा की डिग्री होगी मास्टर बनने पर उसकी डिग्री लेकर के आते हैं, पढ़ाते हैं। लेकिन उन कॉन्वेंट स्कूलों में आपके बच्चों को सिखाया क्या जाता है, वहां इंग्लिश हिंदी सारे सब्जेक्ट के साथ साथ आपके बच्चों को भाषण देना भी सिखाया जाता है। मैं बोल आपके बच्चों को तैरना भी सिखाया जाता है, आपके बच्चों को सिंगिंग सिखाई जाती है, आपके बच्चों को डांसिंग सिखाई जाती है। उधर दूसरी ओर वही शिक्षा में उसी प्रकार के स्कूलों में आपके बच्चों को खिचड़ी देनी खानी सिखाई जाती है, और सुबह से लेकर शाम तक क्या वहां पढ़ाया जाता है सब जानते हैं। क्या आप नहीं चाहते? ये व्यापारी नहीं चाहते, ये पुलिस के कर्मचारी नहीं चाहते, यहाँ गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं चाहता, क्या मजदूर किसान नहीं चाहता कि एक जैसी व्यवस्था हो, एक जैसे स्कूल हो, सबके बच्चे वहां पढ़े, और अगर एक सिपाही का बेटे में क्षमता है तो डीएम बनने का काम करे, और एक रिक्शा चलाने वाले के बेटे में क्षमता है तो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का काम करे। क्या नहीं चाहते? यही व्यवस्था बदलने के लिए बीमार होना जन्म हुआ है, और इस व्यवस्था को जय भीम चिल्लाने से व्यवस्था नहीं बदलेगी। सुनो सिर्फ गौर से, इस व्यवस्था को बदलने के लिए ही भीम आर्मी के लोगों का जन्म हुआ, और ये चुनौती है, हम इसको बदल कर दिखाएंगे। हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लोग हैं, या तो मर जाएंगे लड़ते लड़ते, वरना इस व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर तोड़कर एक जैसी व्यवस्था कर चले जाएगा। दूसरी व्यवस्था क्या बदलनी चाहिए? रोटी तो जानवर भी अपने बच्चे को खिला रहा है। आप जाओ गाय भैंस कुत्ते बिल्ली सब लोग अपने बच्चों को रोटी खिला रहे हैं, कहीं ना कैसे खिला रहे हैं। नाली में पड़ा हुआ कीड़ा भी खाना खाने का काम कर रहा है, जो उसकी खाने की जल्दी है तो उसको खाने का काम कर रहा है। खाना तो हम कहीं से उपलब्ध कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब बच्चा पैदा होगा कहीं मजदूरी करेंगे, हाथ पैर पड़ गए, कुछ भी करेंगे, लेकिन रोटी ला कर देंगे। दूसरी बेसिक समस्या आपकी चिकित्सा की है। जिस दिन आपके मन से ये डर हट जाएगा कि मेरे बेटे को
बीमारी होगी, मेरा बेटा बेटी बुखार में होंगे, मेरे माता पिता बुखार में होंगे और उनके इलाज की चिंता मुझे नहीं है। जिस दिन ये डर आपके दिमाग से हट जाएगा उस दिन आपकी आधी समस्या का समाधान हो जाएगा। मंत्री का इलाज होगा उस हॉस्पिटल में जिस हॉस्पिटल की फीस एक कमरे की एक दिन की 50,000 रुपए, और आपके बच्चे का इलाज होगा सरकारी हॉस्पिटल में कि अगर आप 50 रुपए नहीं दोगे तो वार्ड बॉय आपको ये नहीं कहेगा कि आपका इंजेक्शन लग जाएगा। क्या ये व्यवस्था बदलनी नहीं चाहिए इस देश से? बिल्कुल बदलनी चाहिए। अगर डेंगू का बुखार चले तो एक तरफ इलाज करा रहा हो विधायक का बेटा उसी हॉस्पिटल में, और एक तरफ इलाज करा रहा होगा आपका बच्चा रिक्शा चलाने वाले मजदूर किसान का बच्चा उसी हॉस्पिटल में, और वही सरकारी डॉक्टर इलाज कर रहे होंगे। दोनों के दोनों, अगर मरना होगा तो दोनों को मरेंगे, और जिंदा रहेंगे तो दोनों रहेंगे। ये व्यवस्था इस देश में बीमारी के लोग स्थापित करना चाहते हैं। ये व्यवस्था स्थापित होगी, जरूर होगी, लेकिन उसके लिए हम लोगों का लाभ होना जरूरी है, एकजुट होना जरूरी है। आपने मुझे आज सुबह से लेकर 10 से 20 हजार की मालाएं दी, हम मालाओं के शौकीन नहीं। एक फूल मुझे याद आ रहा है, आपने गुलाब का फूल देखा होगा ना? उस गुलाब के फूल की रक्षा कौन करता है? कांटे। उस गुलाब के फूल की रक्षा कांटे कर रहे हैं, हम सब कांटे हैं। हम 70 रूपी गुलाब के फूल की रक्षा नहीं कर पा रहे, उसको नहीं ले पा रहे। हम कभी जाकर के गेंदे के फूल की रक्षा करते हैं, कभी जाकर गुड़हल के फूल की रक्षा करते हैं, कभी जाकर किसी के फूल की रक्षा करते हैं। हम कभी यहाँ पर सत्ता भारतीय जनता पार्टी को देते हैं, कभी सत्ता कांग्रेस को देते हैं, लेकिन यहाँ शोषित वंचित वर्ग के लोग, यहाँ व्यापारी किसान मजदूर वर्ग के लोग कभी ये सोचते हैं कि आप अपने बेटों को जाकर सत्ता बिठाओ तो वो सही निर्णय कर पाएंगे कि गन्ने का मूल्य क्या होना चाहिए, गेहूं का मूल्य क्या होना चाहिए, चना किस रेट बिकेगा, क्या वो लोग कर पाएंगे? या फिर मंत्री का बेटा बैठ कर पाएगा? नहीं। मंडी में जब अनाज सड़ता है तो मंडी में अनाज जब सड़ता है, किसान अपने अनाज को बेच करके जब से पता लगता है वो अनाज सड़ रहा है, वो जानता है उसको उसका पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन किसान मनी में चढ़ता है। वो ये कहता है कि मेरा जब अनाज जो लोगों के काम आना चाहिए था वो मंडी में पड़ा सड़ रहा। ये सब सरकार का खेल है। इस चक्रव्यूह को समझने का काम कीजिए। इस चक्रव्यूह को समझ जाओगे तो आने वाली नस्लों को मुंह दिखाने लायक रह जाओगे, और अगर इस चक्रव्यूह को नहीं समझोगे तो आने वाली नस्लें तुम्हें ये कहेंगे जब तुम जिंदा थे और यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा था तुम क्या कर रहे थे। राजस्थान का प्रशासन भी मुझे लगता है कि ज्यादा निरंकुश सरकार की भी हो सकती है, लेकिन तंत्र यहाँ जनता का ही है। अगर प्रशासन के दिमाग में ये चर्बी चढ़ रही हो कि नहीं वो मन मुताबिक काम करेगा तो भ्रम दूर रखे। मध्य प्रदेश के प्रशासन को भ्रम था, दिल्ली के प्रशासन को भ्रम रहा, यूपी के प्रशासन को भ्रम रहा, महाराष्ट्र के प्रशासन को भ्रम का निकाला, और यहाँ के प्रशासन को भी भ्रम था। जयपुर में निकाला था एक दिन पिछले साल ताकत पर निकाला था, और ये कहकर निकाला था गलत करोगे तो तबियत ठीक करेंगे, निकलने की जगह नहीं छोड़ेंगे। यहाँ के एडीएम साहब से मेरा एक निवेदन है, अब मैं उनको आर्टिकल समझाऊं, संविधान पढ़ाऊं, ये उचित नहीं लगता। पीसीएस अधिकारी है यहाँ एक योगेंद्र सिंह नरवाल, जिनके पास रहने के लिए वो इतने गरीब है, जमीन जाना कुछ नहीं है। यहाँ कोई मुर्दघाट था, जहाँ पोस्टमार्टम हुआ करता था, वो बिल्कुल बेकार स्थिति में पड़ा था। वो उस व्यक्ति ने ठीक करा करके वहां पर माँ बाप को बच्चों को रहने का ठिकाना कर दिया। ठंड बहुत है यहाँ नहीं। अब भीमार्मी में कार्यकर्ता है, भीमार्मी में कार्यकर्ता खपता नहीं है, चर्च के पास रोटी खाने बनाओ, लेकिन सामने वाले को पता लग जाए कि इस भीम ये बीमारी में कार्यकर्ता है तो सारा तत्व उसके खिलाफ हो जाता है। वो जो पोस्टमार्टम हाउस का एक कमरा था जिसका कोई यूज नहीं था, जो झुका तो पड़ा था, वो इस व्यक्ति ने ठीक करके उसमें रहने की व्यवस्था क्या कर दी। प्रशासन से लेकर मनवादी व्यवस्थित लोगों के दिमाग खराब हुए, बीमारी में कार्यकर्ता कैसे रहेगा। उस गरीब को वहां से निकाला गया, वो एडीएम कार्यालय वहां धरने पर बैठा रहा। एडीएम महोदय उसके रहने की व्यवस्था कीजिए, ये जिम्मेदारी है। अगर कहीं उसको कुछ हो गया तो आर्टिकल 7 और आर्टिकल 21 दिमाग में डाल लीजिएगा।
यहाँ आऊंगा और ऐसी बुद्धि ठीक करके जाऊंगा कि आप ढूंढते फिरोगे कहीं कोई गरीब खंड में पड़ा तो नहीं है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, उस व्यक्ति के घर की व्यवस्था आप कर दें। आप व्यवस्था कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस देश की गंदगी अगर हम एक दिन साफ ना करें, गंदगी तो समझते हैं ना, गाय गोबर लैट्रिन कूड़ा करकट पता नहीं क्या क्या, अगर हम एक दिन गंदगी साफ ना करें तो देश में बदबू हो जाएगी पूरी। और मुझे लगता है कि मेरा जो सफाई कर्मचारी का परिवार है वो अपनी क्षमता भूल गया है, वो ताकत थोड़ा सी भूल गया है। 3 महीने हो गए ना, हाँ 3 महीने से जो 6,000 रुपए नौकरी मिली थी वो भी नहीं थी। सीधी बात है, किसके दादा डीएम साहब करेंगे, एसडीएम साहब करेंगे? एसडीएम साहब। भाई एसडीएम साहब इसे भी देख लो, अगर एसडीएम साहब 1 हफ्ते 10 दिन में निस्तारण नहीं करते तो अपने रेड़े उठा कर एसडीएम साहब क्या लेकर जाना, भरकर गटर खोलकर रेड़े भरकर वहां लेकर जाना। और अगर शर्म आई तो मुझे बताना, मैं आऊंगा, मैं लेकर चलूंगा उस रेड़े को एसडीएम साहब के यहाँ। जब हमारे बच्चे भूखे मरेंगे, हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं होगी, घर नहीं होगा, तो किसी अधिकारी कर्मचारी या घर में तुमको सोने नहीं देंगे, ये बात जान लीजिए। मैंने पहले बताया राजस्थान है, यहाँ तो मुंह रख लोगे, मुंह पर ताव दे दोगे ऐसे करके तो आपकी पीट पीट की हत्या कर दी जाएगी। अभी बाड़मेर का वीडियो मैंने देखा, उस बच्चे को इतनी बुरी तरीके से मार रहे हैं। एक आदमी टांग में एक डंडा फंसाकर पूरी ताकत से खींच रहा है, रस्सी से बांध के खींचा जा रहा है। देखो अगर इतनी मर्दानगी किसी में है, कोई कहता है कि हम इतने बड़े मर्द हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, तो किसी दिन पाड़ा खींच कर आ जाओ, भीम आर्मी के 10 गाड़ी का काम भेज देंगे, तुम भी अपने 10-20 जितने को भेज देना, उस दिन दिखाओ कितनी मर्दानगी है। सही एक आदमी को बाहर रखा तुम भाग रहे हो, ये मर्दानगी होती जो हम कह रहे हैं, खड़े होकर खुली चुनौती के साथ। प्रशासन सरकार पर अंकुश लगाए, अगर नहीं अंकुश लगाएगी तो जिस दिन हम सत्ता में होंगे, ये बात मुझे कहनी नहीं चाहिए लेकिन फिर भी कह रहा हूं, जिस दिन सत्ता में होंगे एक स्पेशल आयोग गठन कर दिया जाएगा इस चीज का, कि जो इस प्रकार की घटनाएं करेंगे उनके आने वाली नस्लों तक को देना पड़ेगा, जेल से बाहर नहीं निकलने देगा। ऐसा आयोग का गठन कराया। यहां एक बहन अध्यापिका हेमलता बैरवा, जिन्होंने 26 जनवरी के दिन माता सावित्रीबाई फुले की फोटो अपने स्कूल में रख दी। टीचर है, अब क्योंकि वो जानती है कि उनको पढ़ाई का अधिकार माता सावित्रीबाई फुले की वजह से मिला, तो उन्होंने रख दी। बड़ा बवाल हुआ, पूरे देश में हाहाकार मच गया। उस गांव के लोगों ने कहा तुमने कैसे रख दी? उन्होंने समझाया कि ये शिक्षा की देवी इसलिए है, इसलिए रख दी। सस्पेंड किया गया, वो बहाल हो गई। 11 महीने से उनकी तनख्वाह नहीं मिली है। कलेक्टर महोदय से मेरा निवेदन, भाई ऐसा मत करो कलेक्टर साहब, 11 महीने उस बच्ची को धक्के खाते हुए हो गए, लगातार बढ़ा रही है, और अगर उसका आप आय का काम का भी उसको पैसा नहीं दोगे तो ये गलत हो जाएगा। हम आंदोलन के लिए उतरेंगे, या तो आप इसे करें, वरना जयपुर को बहुत जल्द बंद करने का काम किया जाएगा। एक जगह मामला आया है कि उत्तर प्रदेश में जो राम मंदिर का निर्माण हुआ, अब पहली बात तो हमारे लोग जो बिना वजह अपने पैसे को बेकार करते हैं, पैसे किसी को देने हैं। राम मंदिर का कई लाख करोड़ का घोटाला है। हम जब सत्ता में आएंगे तो उसकी जांच कराएंगे। जिसने वो पैसे घोटाले के 2 रुपए गया उनको जेल भिजवाएंगे। वो पैसा जहां लगना चाहिए, राम मंदिर का पैसा तो वहां लगना चाहिए। समाज के लोगों ने कुछ चंदा दे दिया वहां, तो कुछ मनवादी व्यवस्थित लोगों ने संजय को वापस करने का काम किया, जो आज मुझे समझती मानी क्या चंदा देने भाई, घर में घी ले आओ, बादाम ले आओ, दूध ले आओ, ज्यादा पैसा है तो गरीबों को बांटो। बहुत सारे गरीब रेलवे स्टेशन पर जाओ, बहुत गरीब वहां पर जाओ, खिचड़ी बांटे जाकर दाल बांटो, उसको कंबल बांट कराओ, जिसकी जितनी क्षमता है। जब आपको कोई पैसा नहीं लेगा तो मत दो, क्यों परेशान हो गए? तमाम घटना है, ये झालावाड़ की घटना है, खानपुर की है ना जी। एक हमारे एसपी जिलाध्यक्ष मानपुर के घर पर
फायरिंग की गई है, नहीं इसी जिले का है ना, कोटा जिले का। यहाँ LIU की टीम होगी जो खुफिया पुलिस होगी है, वो प्रशासनिक अधिकारी को सब कुछ बताया जा रहा है। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता के साथ कितनी सी भी चूक होगी तो बर्दाश्त नहीं की जाएगा, किसी की मदद बर्दाश्त नहीं की जाएगा। मुकदमे के लिए 100 लगाना, फिर आप हाथ जोड़ते घूमते हो, भाई व्यवस्थित कर दो, ये कर दो। वहां के कलेक्टर जो है इसका संज्ञान लें, और जिन लोगों ने गोली चलाई है जेल में काम करें उन्हें, वरना ऐसा ना हो कि हम घूमने निकल जाए फिर लाके हम उन्हें जेल में बंद कराए। कनवास का क्या मामला है? कनवास के पास सावन भादो गांव में हंसराज बैरवाल के साथ धारदार हथियार से हमला, हाथ पार काट दिए गए थे जिसके हाथ पार काट दिया, गिरफ्तारी नहीं हुई। बूंदी में दलित महिला के साथ पुलिसकर्मी ने दुष्कर्म किया, मैं बड़े सरस की बात करूं, चाकू लेने की तैयारी कर दो भाई, ठीक है, काम चलेगा नहीं। इतनी घटनाएं पुलिस ऐसा करती है तो मैं खुद को शर्मिंदा महसूस करता हूं। मेरे पिता सिपाही थे इसमें, जब पुलिस की घटना याद आती है, किसी गरीब को पीट दिया, किसी का पुलिस ने रेप कर दिया, तो खुद में शर्मिंदगी महसूस होती है। ऐसे लोगों को विभाग में रहने का अधिकार नहीं है। तो बात ये चल रही, व्यवस्था कैसे बदली जाएगी? व्यवस्था बदली जाएगी लोकतंत्र से। व्यवस्था बदलेंगे इस देश के गरीब, मजदूर, किसान, वंचित, शोषित वर्ग के लोग, जिनको ये समझ आ जाएगा कि उनके साथ हो क्या रहा है। 4 किलो अनाज आता है ना महीने में, आता है 4-5 किलो गेहूं चावल आता है, जानते कहां से आते हैं, क्यों आता है? अगर आपके घर का बेसिक खर्चा 10,000 रुपये महीना है तो आप 4,000 रुपये टैक्स के रूप में दे रहे हैं। किसी चीज पर टैक्स 20% है, किसी पर 18% है, किसी पर 25% है। अगर आप उसका रेशो निकालें पूरा तो 40 से 25% के बीच में आप टैक्स दे रहे हैं। 10,000 अगर आपका खर्चा है तो आप 3,000 रुपये समझ लें, 3,000, 4,000 या 2,500 रुपये सरकार को फ्री फंड के दे रहे हैं। कोई मतलब नहीं है उनका। मिल क्या रहा है? 4 किलो गेहूं चावल, समझ रहे हैं? आप अगर इस आंकड़े को जोड़ना शुरू करें, हम इसकी जोड़ घटा गुणा भाग करें, हर किसी के घर का खर्चा तो 10,000 नहीं हो सकता भाई। किसी के घर का 10,000 होगा, किसी घर का 50,000 होगा, कोई मजबूत व्यक्ति 1 लाख होगा। सोचो हम पेड़ के रूप में टैक्स का कितना पैसा सरकार को दे रहे हैं, इसकी कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। यहां से जब मैं चला जाऊंगा तो शाम को देखना कि आपके प्रदेश का बजट कितना है, उसमें शिक्षा का बजट कितना है, दलितों का बजट कितना है, उसमें विकास का बजट कितना है, फिर यहाँ के मंत्री का, मुख्यमंत्री का, फिर यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, यहाँ के विधायक का, यहाँ के चेयरमैन का बजट कितना है। कैलकुलेटर सबके हाथ में, जोड़ घटा गुणा भाग करना, फिर देखना आपके इस क्षेत्र के हिस्से में कितना बजट आ रहा है, और फिर सोचना कि वो इतना बजट आ रहा है तो क्या कारण है। उसका सवाल का जवाब अगर आप खोज लें तो ठीक, नहीं खोजे तो आप जिस पार्टी के समर्थक हैं, जिस पार्टी को आपने पिछली बार वोट दिया, जिस लगता है वो नेता आपके टच का है, उसे फोन करके पूछना भाई इतना बजट आया था, जा कहां रहा है। सवाल का जवाब नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। भारतीय राजनीति में पहली बार कोई एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसा बना जिसने 6 मिनट में 21 सवाल किए सरकार से, 21, जिसके एक लेटर से मनरेगा मजदूरी जो 200 कुछ रुपए थी, एक लेटर से 800 कुछ रुपए मनरेगा मजदूरी करनी पड़ी सरकार को। पहली बार ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पता किस लिए हुआ ये? अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ होगा तो वो सवाल ना करता, लेकिन वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मट्टी का पैदा हुआ था। उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जानवर पाले हैं, उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने मजदूरी भी करके खिलाई है, उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने गली गली खाक खाक करके वहां तक पहुंचा है। तो तब जाकर वहां सवाल पूछने शुरू किए कि ये गरीबों की समस्या है, इस समस्या का समाधान क्या करना होगा। लेकिन सोचकर अफसोस होता, कभी कभी शर्म भी आती कि हम
5 साल पिटते हैं, खूब तिरस्कार झेलते हैं, गरीबी का दर्द झेलते हैं, घर में बच्चे भूखे हैं, बीमार पड़ गए, इलाज के लिए पैसे नहीं है, अच्छी शिक्षा उनको दे नहीं पा रहे हैं। लेकिन जिस दिन वोट डालने का समय आता है उस दिन ना जाने आपका मन क्यों बदल जाता है, उस दिन आपकी बुद्धि कहां चली जाती है, किधर चली जाती है, क्यों चली जाती है? क्या उस दिन आपको ये याद नहीं रहता कि आपका भविष्य यहां पर है? क्या उस दिन आपको बाबा साहब अम्बेडकर का संघर्ष याद नहीं आता, जिन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानियां दे करके, अगर बाबा साहब चाहते तो विदेश जाकर बच जाते, सारा जीवन उनका स्वर्ग सा हो जाता, लेकिन नहीं गए, वो तुम लोगों के लिए लड़े मरे, यहीं खपे, सबको अधिकार दिए। क्या नहीं चाहते व्यवस्था बदले? क्या आप लोग नहीं चाहते अपना अच्छा बच्चा अच्छे स्कूलों में पढ़े? क्या आप नहीं चाहते कि आने वाला समय इस देश का खुशहाल समय हो? अगर नहीं चाहते तो 404 साल 364 दिन रोते रहो, पिटते रहो, छिपते रहो, रेप देखते रहो, तय देखते रहो, जाके दर्द झेलते रहो, और 4 साल 365 दिन जाकर वोट दो उन्हीं लोगों को जो तुम्हारा शोषण करते हैं। और अगर चाहते हो परिवर्तन हो, चाहते हो व्यवस्था बदले, और चाहते हो कि नहीं गरीब शोषित वंचित वर्ग के लोगों को भी अधिकार मिले, तो 4 साल 364 दिन मजबूती से काम करो और अपने बीच के लोगों को चुन करके आगे भेजने का काम करो, उन्हें एक गैर बनाकर भेजने का काम करो। तो मैं इसलिए भेजा जा रहा है कि हमारी समस्याओं का समाधान करो। मालिक आप हैं, यार मुख्यमंत्री मालिक नहीं है। आप जिसे चाहे तो मुख्यमंत्री बना दे, जिसे चाहे विधायक एमपी बना दे, बस सुधरना आपको है। जिस दिन आप सुधरे वो लोग अपने आप ही सुधर जाएंगे। अगर वो आपका काम नहीं करेंगे तो जूता भी हाथ में रखिए, स्वागत के लिए आइए, ये तैयार है, बिल्कुल निसंकोच कहता हूं, बिल्कुल रखिए, कह दीजिए काम हमारा करोगे तो भेजेंगे, नहीं तो किसी और को चुन करके भेजेंगे। ये जब तक व्यवस्था काम नहीं करोगे तो काम चलेगा नहीं। यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की एक लाइन मुझे याद आती है, उनका एक कोट है, वो लिखते हैं कि भारत की उन्नति का रास्ता भारत के खेतों खलिहानों से होकर गुजरता। फिर बताता हूं कि भारत की उन्नति का रास्ता भारत के खेतों खलिहानों से होकर गुजरता। सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर इस देश का किसान, इस देश का मजदूर इनकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाए तो भारत को सोने की चिड़िया बनने से कोई रोक नहीं सकता। समाधान किसान मजदूर के बच्चे ही करेंगे, क्योंकि जब मैं देखता हूं, फौज की ओर में बहुत सारे मित्र फौज में, मैं देखता हूं तो किसान के बच्चे, ये छोटे व्यापारियों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे फौज में गोली खाने का काम करते हैं। जब मैं देखता हूं यहाँ भी जो आपके यहाँ पुलिस है, अगर आप सर्वे करा कर देखें तो उन्हें किसान मजदूरों के बच्चे तैयारी करते मिलेंगे, वही लोग पुलिस में जाएंगे, वो तरक्की के लिए झटपटाते हैं। अब हमारा काम क्या है? हमें लोकतंत्र का सही मतलब सरकार को बताना, उनको कहना है कि 5 साल में एक बार आकर काम नहीं चलेगा, कि तुम सफेद कुर्ता पजामा गलत पहनकर आओगे और आकर हमें अच्छा भाषण दोगे और फिर 4 साल 364 दिन आकर नहीं देखोगे। उनको ये बताना है भाई, अब नेता अपने बीच का खड़ा करेंगे, नेता खड़ा करेंगे तो चंद्रशेखर आजाद और अनिल हिलवाल जैसा नेता खड़ेंगे, ये उनको बताना है। उनको ये भी बताना कि जाति धर्म की लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे, हमारा काम है तरक्की की लड़ाई लड़ना। हमें डॉक्टर अम्बेडकर तरक्की का रास्ता देकर के गए हैं, उन्होंने हमें यही आदेश दिया है, खुद की तरक्की करो, अपने साथ रहने वालों की तरक्की करो, अपने क्षेत्र की तरक्की करो, अपने प्रदेश और देश की तरक्की करो। ये बात जवाब देना तो आप शुरू कर दीजिए, व्यवस्था बदल जाए, व्यवस्था ही जाए। सबसे बड़ी देखिए ताकत भीम आर्मी के पास क्या है? जिस प्रचार को करने के लिए ये सही नहीं चल रहा, जिस प्रचार को करने के लिए भारतीय
जो मेरा परिवार यहाँ बैठा हुआ है, अगर ये चाहे उस प्रचार को 1 साल सही से कर जाए, शाम को मजदूरी के बाद 1 घंटा निकल जाए और कह दे कि नहीं भीम आर्मी का कंधा मजबूत करना, या समाज पार्टी का कंधा मजबूत करना, तो वो काम हमारा बिना पैसे के हो जाएगा। हमें किसी के पैसे की जरूरत नहीं है। अगर ये मेरा परिवार निकल जाए, बातें कहने के लिए इतनी सारी कि बताना शुरू करो तो समझ नहीं आता खत्म काम। बस इतना कहूंगा कि एकजुट होइए। देश की अस्मिता की बात है, देश की व्यवस्था को बचाने की बात है, समाज की व्यवस्था को बचाने की बात है। गरीब, मजदूर, किसान, शोषित, वंचित सब इकट्ठा हो और यहाँ की सामंती व्यवस्था को जवाब दे, यहाँ के आरएसएस के लोगों को भी जवाब दे, जो यहाँ जाति धर्म के आधार पर बंटवारा करते रहते हैं, जो यहाँ लगातार हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। जब वो इस प्रकार की बात करें तो उनसे भी कहिए कि आइए हमारे साथ कोटा से लेकर इस पूरे राजस्थान में और 100 नई यूनिवर्सिटियों के लिए आंदोलन करते हैं जहां हमारे बच्चे पढ़ेंगे। उस आंदोलन के लिए हमारे साथ आइए। जब कोई हिंदू मुसलमान की बात करे तो जो कई आइए पूरे राजस्थान में और 200 पीजीआई खुलवाने की बात करते हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट खुलवाने की बात करते हैं, 100 इंजीनियर कॉलेज खुलवाने की बात करते हैं, 100 आईएएस अकेडमी खुलवाने की बात करते हैं जहां हमारा बच्चा पढ़ करके इस देश की रक्षा, सुरक्षा, व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था में अपना समर्पण स्थापित करेगा। ये कहिएगा। जब आप ये कहेंगे वो भाग जाएंगे आपको छोड़ करके, वो कहेंगे नहीं हम तुम्हारा साथ नहीं दे सकते, हम तो सिर्फ इसलिए आएंगे तुम हिंदू मुस्लिम करो और हम भड़काएं तुम्हारे बीच में खड़े रहे। मुझसे पिछली बात तो नहीं समझते। आजाद समाज पार्टी की लड़ाई को समझिए। क्या मेरे बखूबी याद है चंद्रशेखर भाई जब एमपी बने, मैंने 6 दिन के बाद रात को 2 बजे उन्हें फोन कर दिया। अब क्योंकि हम मित्र भी है, मैंने पूछा भाई क्या हाल है? भाई ठीक हूं। हमने पूछा काम कैसा चल रहा है? क्या भाई जब से एमपी बना हूं, जब एमपी नहीं था तो 12 बजे सो जाता था, अब एमपी बना हूं तो 4 बजे तक काम करना पड़ता है और सुबह 6 बजे 7 बजे फिर उठ जाना पड़ता। समझिए, इस व्यवस्था को चलाने वाला अगर व्यक्ति एमपी भी बन जाए तो भी उसे सकून नहीं है, तो भी उसे रात दिन काम करना, तो भी इसको व्यवस्था बदलने के लिए लगातार लड़ते रहना। अब मेरा आखिरी सवाल आपसे एक, ऐसे कितने लोग जो बिना जाति धर्म देखे इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं? ऐसे कितने लोग हैं तो ये सोचते कि नहीं यहाँ की व्यवस्था बदलनी चाहिए, यहाँ भी गरीबों को भी अपनी सुरक्षा महसूस होनी चाहिए? वो लोग ईमानदार से हाथ खड़ा करके मुझे बता दें। गलत हाथ खड़ा मत कीजिएगा। जिसका मन हो इस व्यवस्था को बदलने के लिए वो व्यक्ति हाथ खड़ा कीजिएगा। तो आपको मेरे साथ एक पुरानी की ओर लेना होगा। आज का दिन छोड़ करके कल से हर रोज 1 घंटा शाम को भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के प्रचार के लिए निकलना होगा। जाकर बताना होगा हमारे नेता ये काम कर रहे हैं, हमारे नेता ये काम कर रहे हैं, क्या ये काम कर रहे हैं, ये जाकर के बताना होगा। और ये वादा आप खुद से कीजिए, मुझसे मत कीजिए। ये वादा कीजिए आप खुद से और ये सोचकर कीजिए कि आप आने वाली नस्लों के लिए ये काम कर रहे हैं, अपने लिए काम आप नहीं कर रहे हैं। ये वादा कीजिए। जब आप खुद से वादा करेंगे तो मैं लिख कर देता हूं कि अगर एक बार व्यवस्था राजस्थान की भीम आर्मी के लोगों के हाथ में आई, आजाद समाज पार्टी के लोगों के हाथ में आई, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जीवन बदल दिया जाएगा। हाँ, जो कई लाख करोड़ रुपया नेता भ्रष्टाचार का खाते हैं ना, कई लाख करोड़ रुपया भ्रष्टाचार का जो खाया जाता है रिश्वत के नाम पर, कि यहां पर सड़क का ठेका दिया गया 1 लाख रुपए का, तो एक अधिकारी कहता है 20,000 पहले मेरे घर दे करके जाना, उसको बंद कर दिया जाएगा। आप लिख लीजिए, रिश्वत लेने वाले कोई रूह का आप नहीं लिख लीजिए। आपके क्षेत्र की उन्नति कैसे होगी ये आप देखिएगा।
आपके शिक्षा चिकित्सा की व्यवस्था को बदल कर रख दिया जाएगा। इस देश की तरक्की कैसे होगी, राजस्थान की तरक्की कैसे होगी, ये बता दिया जाएगा। अब एक महत्वपूर्ण सूचना, क्योंकि मैं कल जब से आया लगातार राजस्थान की घटनाएं मैं देख रहा हूं। बाड़मेर की घटना को देखकर दिल दहल गया। यहाँ जो मैंने परिवार देखा कि वो घर नहीं है, उसको कुर्दा घाट से भी निकाल दिया गया, तो दिल दहल गया। 10 फरवरी 7 तारीख तय की है जयपुर में आंदोलन। 10 को बहुजन महापंचायत होगी। सारे बहुजन संगठनों को आमंत्रण समझिए। उस प्रत्येक व्यक्ति को आमंत्रण है जो संविधान में विश्वास रखता है, कि बराबरी की व्यवस्था को तोड़ना चाहता है। उस प्रत्येक व्यक्ति को निमंत्रण है जो चाहता है कि इस देश की व्यवस्था बदले। वो 10 फरवरी को जयपुर पहुंचने का काम करे। 10 फरवरी को प्रचार करने का काम कीजिए। 10 फरवरी को कहना शुरू करो कि चलो जयपुर बहुजन महापंचायत करेगी। शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं पुनः यहाँ की आयोजक कमेटी, यहाँ की प्रदेश कमेटी, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी कमेटी, यहाँ के तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इतना भव्य मंच यहाँ लगाया और समाज को इकट्ठा कर करके मुझे समाज की पीड़ा जानने का और मेरी पीड़ा समाज को जानने का मौका दिया। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। शुक्रिया। जय भीम। अब 2 नारे आप मेरे साथ लगाएंगे, बहुत मजबूती के साथ लगाएंगे। भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। एक निवेदन और, अगर कोई भाई चंद्रशेखर आजाद की बुराई करेगा कि कुछ समाज ऐसे है कि उनको बहुत बुरा मानते हैं, तो उनके साथ लड़ना नहीं है। उन्हें जाकर के भाई चंद्रशेखर आजाद की लोकसभा में जो डिबेट है वो दिखानी, उनसे पूछना कि जो चंद्रशेखर आजाद बहस कर रहे हैं वो किसी जाति के लिए कर रहे हैं या भारत के लिए, क्या समाज के लिए। बस इतना सवाल पूछ लीजिएगा, लड़ाई झगड़े बनेगा। शुक्रिया।